पैसिव इन्वेस्टिंग सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन सही फंड चुनना, खासतौर पे इंडेक्स फंड या ईटीएफ, कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और एकदम साफ साफ समझते हैं कि अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कैसे चुना जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब बस खरीदो और भूल जाओ। लेकिन क्या हो अगर कुछ छिपे हुए दुश्मन जैसे कि ज्यादा लागत या खराब ट्रैकिंग धीरे धीरे बिना पता चले हमारे रिटर्न को कम करते जा रहे हों? ये एक ऐसा खतरा है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसी मिथक की परतें खोलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब लापरवाह इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। और ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। देखिए, ज्यादा लागत, खराब ट्रैकिंग, लिक्विडिटी की दिक्कतें, ये सब सुनने में शायद मामूली गलतियां लगें, लेकिन यकीन मानिए लंबे समय में यही छोटी छोटी बातें मिलकर लाखों का नुकसान करवा सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन गलतियों से बचा कैसे जाए? घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही पावरफुल हल है, एक 4 पॉइंट चेकलिस्ट। तो ये रही हमारी चेकलिस्ट। इसमें 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंड कौन से इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, फिर उसकी ट्रैकिंग कितनी अच्छी है इसका विश्लेषण करेंगे। तीसरा, लागतों की तुलना करेंगे क्योंकि हर पैसा मायने रखता है। और आखिर में फंड का साइज यानी AUM को वेरीफाई करेंगे। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला लीकेज, या कह लें कि सबसे पहली जगह जहां पैसा कम हो सकता है, वो है ट्रैकिंग डिफरेंस। इसका मतलब है इंडेक्स के रिटर्न और फंड के असल रिटर्न के बीच का गैप। मिसाल के तौर पर सोचिए, निफ्टी 50 TRI ने 9.97% का रिटर्न दिया, एक फंड ने 9.73% दिया, ठीक ठाक है। लेकिन दूसरे फंड ने सिर्फ 8.78% ही दिया। ये जो फर्क है, यही है ट्रैकिंग डिफरेंस। और यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, मार्केट कितना रिटर्न देगा ये तो किसी को नहीं पता, वो अनिश्चित है। लेकिन एक चीज है जो तय है, और वो है लागत। ये वो हिस्सा है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। कागज पर एक एक्टिव फंड ने 16% का ग्रॉस रिटर्न दिया और इंडेक्स फंड ने 14%। लगता है एक्टिव फंड जीत गया है ना? लेकिन रुकिए, जैसे ही हम दोनों में से उनका एक्सपेंस रेशियो घटाते हैं तो देखिए नेट रिटर्न का अंतर कितना कम हो गया। यही है लागत का असली खेल। और पैसों में इसका क्या मतलब हुआ? अगर 10 साल तक हर महीने 20,000 रुपए की SIP की जाए तो लागत के इस मामूली से फर्क की वजह से एक्टिव फंड सिर्फ 4.5 लाख रुपए ही ज्यादा कमा पाता है। जो सुनने में जितना बड़ा अंतर लग रहा था, असल में उतना है नहीं। हमारी चेकलिस्ट का आखिरी पॉइंट है AUM यानी फंड का साइज। ये भी बहुत जरूरी है। इसे एक नाव की तरह समझ सकते हैं। अगर नाव बहुत छोटी है तो जरा से तूफान में डूबने का खतरा, और अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसे मोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमें एक ऐसा साइज चाहिए जो जस्ट राइट हो, जो मार्केट के उतार चढ़ाव को आराम से संभाल सके। चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं ETFs की। इंडेक्स फंड वाली सारी बातें यहां भी लागू होती हैं, लेकिन ETFs में एक और लेवल जुड़ जाता है, जो है मार्केट एग्जीक्यूशन। ये सिर्फ फंड के आंकड़ों का खेल नहीं है, ये खरीदने और बेचने की कला का भी खेल है। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 5 साल के निवेश के बाद किसी के ETF पोर्टफोलियो में कागज पर 5 लाख रुपए का शानदार मुनाफा दिख रहा है। लेकिन जब असल में उसे बेचने की बारी आती है तो हाथ में आते हैं सिर्फ 4.5 लाख। तो सवाल यह है कि बाकी का पैसा गया कहां? हवा में तो नहीं उड़ गया? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, एक ऐसा शब्द जिसे अक्सर निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सीधा मतलब है कि किसी चीज को कितनी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। अगर किसी ETF में खरीदार और बेचने वाले कम हैं तो उसे इललिक्विड कहेंगे, और यहीं पर एक गैप आता है खरीदने की कीमत यानी आस्क और बेचने की कीमत यानी बिड के बीच। इसी गैप को बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं, और ये सीधा सीधा हमारे मुनाफे को कम कर देता है। इसे और आसान बनाते हैं। INAV यानी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू को समझिए उस ETF की असली कीमत या MRP, और मार्केट प्राइस वो कीमत है जिस पर वो एक्सचेंज पर मिल रहा है। अब अगर कोई सामान उसकी MRP से ज्यादा दाम पर खरीदे तो नुकसान किसका है? खरीदने वाले का। ETFs के साथ भी बिल्कुल यही होता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसे प्रैक्टिकल में कैसे देखें?
चलिए एक लाइव उदाहरण लेते हैं और लिक्विडिटी और लागत के आधार पर एक इंटरनेशनल ETF को चुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ इंटरनेशनल ETFs के नाम और उनका 3 महीने का एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम है। पहली नजर में ही देखिए, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ETF का वॉल्यूम बाकी सबसे कितना ज्यादा है। ये साफ साफ मजबूत लिक्विडिटी का संकेत है। तो आखिरी और सबसे जरूरी काम, खरीदने का बटन दबाने से ठीक पहले हमेशा एक्सचेंज पर लाइव प्राइस को फंड की अपनी वेबसाइट पर दिए गए INAV से मिला लेना चाहिए। इस एक छोटे से स्टेप से यह पक्का हो जाता है कि कोई ज्यादा कीमत तो नहीं चुका रहा। तो हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, आइए उसे समेटकर दोनों तरह के फंड्स के लिए एक फाइनल एक्शन लेने लायक चेकलिस्ट बनाते हैं। तो इंडेक्स फंड्स के लिए ये 4 बातें गांठ बांध लेनी हैं। पहला, जाने कि फंड किस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। दूसरा, ट्रैकिंग डिफरेंस और एरर दोनों को चेक करें। तीसरा, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को चुनें। और चौथा, एक अच्छे साइज के AUM वाला फंड चुनें। बस ये 4 चीजें आपके रिटर्न को लीकेज से बचाने में मदद करेंगी। और जब बात ETFs की आती है तो इंडेक्स फंड वाले 4 पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन साथ में कुछ और भी जोड़ना पड़ता है। सबसे पहले लिक्विडिटी यानी एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें। फिर प्राइस और INAV की तुलना हमेशा करें। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स सुनिश्चित करते हैं कि सही समय पर सही कीमत पर बाजार में एंट्री और एग्जिट कर पाएं। तो आखिर में बस यही कहना है, पैसिव इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भले ही सिंपल हो, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बहुत सटीक होना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या हमारे इन्वेस्टमेंट के तरीके तो पैसिव हैं, पर क्या हमारे निर्णय भी पैसिव हो गए हैं? इस पर सोचना जरूरी है।